छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आमजन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे।
इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहां भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं।
इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा रंग केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
जेखर से तय उठे। हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद काम हो। खबर के वो जम्मो सच। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके सचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी, उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं।
कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली, तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है।
बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पालीतानाकर की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पालीताना खार में राठिया,
कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडू, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद
तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखन लाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद
खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है, यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा।
बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा लोकतंत्र घर से जरूर कीजिए। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत यानी जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो मन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1968 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी KN गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोग के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन। हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के सच, जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। जहां के नाटसाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्व बोली की। अपना 2023 के विधानसभा चुनाव में नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति, सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते
देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी THC देव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद के में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरतपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री THC देव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है। दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी
टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज़्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में, तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की, तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते, तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है।
लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गौड़ जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेव का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था। सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका
इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आमजन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें
या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक ऊंट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जयजयपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहाँ से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुँच चुकी है। भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सिंह जूदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जूदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सिंह जूदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह जूदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जूदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सिंह जूदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहाँ एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 3100 रुपये देने, महतारी वन और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांगी गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने
और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो,
जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही हैं? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। तब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही हैं? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता
चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत
4000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी की बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुना, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफ़ी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गढ़ वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है।
कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरबा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए अपन सुखर भविष्य, मोला चाहिए अपन रोजगार। एकरे खातिर करहां अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्ची जहो। न्यूज़ 36 कतिले आप मन के हित में जारी। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे।
बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी, लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे।
बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं।
और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है?
देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। रोड में चलत बेरा ऑफिस बाजार में रहना चाहत हूँ, हवा सुरक्षित छूना चाहत हूँ आसमान, एकर पर डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। मोर चले व्यापार सही कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार, एकरे बर मैं डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी, वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती, लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है, पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारून नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारून नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है।
उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश बैस जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को
बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के.एन. गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी, अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए।
मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। सब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो, अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मोर चले व्यापार सही, कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार, एकरे बर मैं डालूं अपन मत। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। जहां के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहां विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहां स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहां वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति, सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है।
सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी टी.एच. सिंहदेव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंडरा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरतपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एच. सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है। दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर
वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज़्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा के टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहां हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुलता है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं।
2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेव का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था। सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं, या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं। इसके लिए
हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए मोर सुघर भविष्य, मोला चाहिए रोजगार, एकर बर डालूं अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलो खे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आम जन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक कांसीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए कांसीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। कांसीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहां भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये देने
महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना।
जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जे घर से जुड़े है आप बन के उम्मीद। तब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जे घर से जुड़े है आप बन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मोला चाहिए अच्छा कॉलेज, अच्छा आधुनिक शिक्षण संस्थान, ताकि आगू अच्छा से पढ़ सकूं और अपन सपना ला गढ़ सकूं। एकरे बर मैं यहाँ डालूं अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्ची जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। तब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जे घर से जुड़े हैं आप बन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी।
बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी।
इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा।
कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडू, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहाँ मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए अपन सुखर भविष्य, मोला चाहिए अपन रोजगार, एकरे खातिर करहाओ अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्चित जाहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी।
बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा
पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लाम बंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले
दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार।
खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। सब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। रोड में चलत बेरा ऑफिस बाजार में रहना चाहत हूँ, हवा सुरक्षित छूना चाहत हूँ आसमान, एकर पर डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्चित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। मोर चले व्यापार सही कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार। एकरे बर मैं डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्चित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी, वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अभेद लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती, लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है, पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अभेद किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है।
छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारून नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए।
शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के.एन. गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी,
यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। तब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मोर चले व्यापार सही, कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार, एकरे बर मैं डालूं अपन मत। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। जहां के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहां विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहां स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहां वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़
सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी इसमें राजनीति सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी टीएच सिंहदेव हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बहुत इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं, गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरतपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएच सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है। दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं।
प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री शाह सहित तो भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज़्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंग साय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंग साय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंग साय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है।
लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गौड़ जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंगसाय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंगसाय और खेलसाय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेलसाय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंगसाय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंगसाय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंगसाय हार गए। लरंगसाय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेलसाय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेलसाय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेलसाय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हस्देवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था। सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका
इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए मोर सुघर भविष्य, मोला चाहिए रोजगार, एकर बर डालूं अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलो खे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जुदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जुदेव ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह जुदेव को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आमजन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर
देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक ऊंट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जयजयपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानीलाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं।
बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की, तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 3100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना, जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार।
खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मोला चाहिए अच्छा कॉलेज, अच्छा आधुनिक शिक्षण संस्थान, ताकि आगू अच्छा से पढ़ सकूं और अपन सपना ला गढ़ सकूं। एकरे बर मैं यहाँ डालूं अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलो खे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी।
इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज़्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही
तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए अपन सुखर भविष्य, मोला चाहिए अपन रोजगार, एकरे खातिर करहाव अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खच्चित जहो। न्यूज़ 36 कतिले आप मन के हित में जारी।
बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा
पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन
साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने।
राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। रोड में चलत बेरा ऑफिस बाजार में रहना चाहत हूँ, हवा सुरक्षित छूना चाहत हूँ आसमान, एकर पर डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। मोर चले व्यापार सही कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार। एकरे बर मैं डालूं अपन मत अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी, वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती, लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है, पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था
और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत यानी जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदा बाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश बैस जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने।
3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के.एन. गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए।
विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। मोर चले व्यापार सही कर सकूं साफ सुथरा और सही व्यापार, एकरे बर मैं डालूं अपन मत। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलोखे। वोट डाले खचित जाहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। जहां के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहां विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहां स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहां वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया।
और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति, सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी टी.एच. सिंहदेव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरतपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एच. सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है।
माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है। दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज़्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में, तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की, तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में
देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुलता है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और
हृदयवर्ण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था। सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मोला चाहिए मोर सुघर भविष्य, मोला चाहिए रोजगार, एकर बर डालूं अपन मत, अपन वोट। एक वोट करे चोट। मतदान आपके अधिकार नहीं, कर्तव्य घलो खे। वोट डाले खचित जहो। न्यूज़ 36 कतिले आप मन के हित में जारी।